आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड ऑल ऑफ यू आर अमेजिंग एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर स्टडी विथ ग्रेट एफर्ट एंड इंटरेस्ट. So guys, my name is Vijay and I welcome all of you in this learning hub Bigan Prasasti. So students, इससे पहले हम लोग बात कर लिए थे पहला लेक्चर में, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो सीरीज चल रहा है यहाँ पर, पहला वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे कि कैथोड रे क्या होता है, कैसे बनता है, वगैरह वगैरह. लाइक तो ये सब पढ़ने के बाद इस सेकंड लेक्चर को लेके आगे हैं आप लोगों के लिए, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे डेफिनेटली एनोड रे के बारे में, क्योंकि वन बाय वन बहुत सारा चीज जो होता है ना वो स्किप करते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे और पूरा अंत तक जाएंगे हम लोग इस चैप्टर का पार्ट वाइज. राइट, तो ये वीडियो जो होगा यहाँ पर एनोड रे के बारे में बात करेंगे हम लोग. चलो स्टार्ट करते हैं, फिर क्या देरी करके कुछ फायदा नहीं है. राइट, और आप लोग भी अपने साथ जो है पेन और पेपर के साथ रेडी हो आप लोग ऑलरेडी, एंड जो भी इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग डेफिनेटली आप लोग अगर इंपॉर्टेंट लगा आप लोग तो लिख सकते हो, क्योंकि ये यहाँ से जो है ना बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल का सोर्स कहां से बन रहा है, कैसे बन रहा है, एनोड रे कैथोड रे क्या होता है, लाइक कैनल रे, राइट, ये सब ना इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, तो एक अच्छा बिल्डिंग एक फाउंडेशन बनता है. तो इसी पर्पज से ये सब चीज हम स्किप नहीं कर रहे, और जो है कोशिश अच्छे से समझाया जाए, बहुत टफ नहीं लगेगा. ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे, आप लोगों को पता होगा कैसे हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, बहुत आसान तरीके से डायग्राम भी बनाएंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे साथ साथ. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस. तो देखो पहले तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे क्या कि एनोड रे पढ़ेंगे भाई हम लोग, तो पहला आप लोग हेडिंग लगाओ एनोड रे. ठीक है, अब एनोड रे मतलब क्या होता है ना, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. राइट, क्या होता है कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. ये चीज समझ में आया कि एनोड रे कहीं ना कहीं किसके साथ रिलेटेड है, प्रोटॉन के साथ रिलेटेड है. समझ में आया. अब देखो वो जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब था ना, उसको ना दोबारा बनाओ आप लोग, छोटा सा करके दोबारा बना लो भाई, एकदम थोड़ा सा मेहनत कर लो. देखो यहां पर क्या करना है कि एक आप लोगों को ड्रॉ करना है लाइक दिस, और यहाँ पर ऐसा ड्रॉ करना है. पहले उस टाइम क्या किया था, मतलब पूरा एकदम लंबा ऐसा किए थे, बस वहां पर थोड़ा ऐसा करके बनाओ आप लोग. अब क्या करना है कि ये है आपका, और इसको तो आप लोग बाहर कर दो. ऐसे क्या बनने जा रहा है देखो भाई. अब देखो इसको ना गैस डिस्चार्ज ट्यूब, मतलब गैस एक ग्लास ट्यूब के अंदर रहेंगे ये सारा चीज. ठीक है, ऐसा करके अब यहां पर आप लोग एक कोटेड लगा दो जेडएनएस का, जिसका काम आप लोगों को अभी आई होप पता हो गया सभी को. तो ये जेडएनएस का कोटेशन है, अभी बहुत सारा चीज बात करेंगे हम लोग. और ये है आपका कैथोड और ये है एनोड. अब देखो यहां पर भी गैस को रिड्यूस करने के लिए एक सिस्टम जनरेट किया गया है, जैसे हम लोग गैस को मिनिमम कर सके अंदर. तो देखो ये है आपका एनोड, ये है आपका एनोड. राइट, एनोड मतलब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव एंड, ये आपका नेगेटिव एंड कैथोड है, ये कैथोड है नेगेटिव एंड. राइट, नेगेटिव एंड. अब देखो यहां पर क्या है कि कोटेड विथ जिंक सल्फाइड, यहां पर जिंक सल्फाइड का कोटेशन है. समझ में आया. अब देखो ये जो कैथोड लिया हुआ है यहां पर ध्यान से देखो, ये कैथोड जो है ना, ये कैथोड को छोटा छोटा होल कर दो आप लोग, परफोरेटेड जिसको बोलेंगे हम लोग. ठीक है, इसमें छोटा छोटा ऐसे होल कर दो. सो ये कैथोड अभी कैथोड नहीं बोला जाएगा, क्या बोलेंगे हम उससे मतलब बेहतर तरीके से बोल सकते हैं उसको कैथोड परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड कैथोड. समझ में आया कि ये कैथोड जो है इसमें थोड़ा थोड़ा होल है एकदम. ठीक है, तो क्या कारण है इसका लेने का देख सकते हैं हम लोग. अब देखो यहां पर मिनिमम प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर यहां पर मिनिमम करेंगे, इस गैस ट्यूब के अंदर मिनिमम प्रेशर डेवलप करेंगे, और क्या करेंगे कि हाई वोल्टेज रखेंगे, हाई वोल्टेज. हम लोगों को पता होगा 10⁴ के आसपास वोल्टेज हम लोग रखते थे, यहां पर भी हाई वोल्टेज मेंशन किया जाएगा. अब देखो गैस ट्यूब के अंदर तो कोई ना कोई रहेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं है और आप लोग इतना मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दो, अप्लाई कर दो. ठीक है, प्रेशर अप्लाई कर दो, तो नहीं होगा ऐसा, कुछ ना कुछ रहना चाहिए. तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ गैस यहां पर लेते हैं. ठीक है, कुछ गैस यहां पर ले लो. अब देखो कुछ गैस लेने का मतलब है, हम पहले से आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या ले रहे हैं हम लोग,
हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है। ये जो गैस यहाँ पर लिया जा रहा है वो हाइड्रोजन ऐसे लेके चलना होगा अभी, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन हाइड्रोजन से ही बनता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं। पहले ये एज्यूम कर लो आप लोग, ओके। अब देखो जब हाइड्रोजन गैस लिया जा रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा गाइस, कि एक एक रे यहां से लेके, मतलब यहां से लेके ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक है, ऐसे चलेंगे, लाइक लुमिनस एक रे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर, और ये पूरा सीधा स्ट्रीम लाइन में इस हिसाब से चलेंगे, राइट। तो ये लुमिनस रे है, ठीक है, ये आपका लुमिनस रेज जो है ये कहां से बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि एनोड के तरफ से कैथोड की तरफ थ्रू जो है कैथोड के टुवर्ड मूव करता हुआ जा रहा है। एकदम बहुत अच्छा से सुनो क्या बोल रहे हैं हम। देखो ये जो चीज है ना, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। अगर किसी ने वो पहला वीडियो नहीं देखे तो ये जो पूरा सिस्टम सेटअप बना है ना, ये सेटअप को आप लोग क्या बोलोगे, डिस्चार्ज ट्यूब। इसको अच्छे से यहां लिख देते, ठीक है। यह है आपका डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर हुआ। तो क्या हुआ कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग एक गैस लिए, हालांकि यहां पर H2 लिए हैं, हाइड्रोजन गैस लिए हैं। अब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्रेशर, हाई वोल्टेज और प्रेशर अप्लाई करने में क्या हुआ कि ये क्या देखने के लिए मिला हम लोगों को कि एनोड से एक रे निकल के टुवर्ड्स द कैथोड जा रहा है, और कैथोड में क्या है कि परफोरेटेड है, तो कैथोड को मतलब भेद करके, मतलब कैथोड को पेनिट्रेट करके ये चीजें यहां पर आके स्ट्राइक कर रहा है। अब देखो जब यहां स्ट्राइक करता है ना, यहां पर क्या होता है, क्या होता है आप लोग पता है क्या होता है यहां पर, बताओ। एक लुमिनेशन क्रिएट होते हैं, फ्लोरोसेंस होते हैं, राइट, फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस होता है यहां पर, समझ में आया, फ्लोरोसेंस होता है। तो ये रे जो है वो कहां से बन रहा है, ऐसा सोचो कि अभी ऐसा लग रहा है कि एनोड से कैथोड की तरफ एक स्ट्रीम ऑफ लुमिनस रेज जा रहा है, ठीक है। कहां से जा रहा है, एनोड से लेके ये जो रे है, ये रे ऐसा मान के चलो ये रेज है, ये रेज है, और ये रेज एनोड से लेके कहां जा रहा है, एनोड टू कैथोड मूव करता है। ये सब एनोड से कहां जा रहा है, कैथोड की तरफ, राइट। ये चीज समझ में आया। अब देखो जैसे कि ये एनोड से आ रहा है, तो डेफिनेटली हम उसको बोलेंगे एनोड रे, राइट। तो इसको बोल दो, ये जो रे है इसको बोला जाएगा एनोड रे। चलो ठीक है, और भी एक नामकरण कर दिया गया इसका, बोला कि इसको एनोड रे नहीं, इसको कैनल रे भी बोल सकते हैं हम लोग, कैनल रे। ये क्या है कि कैनल रे, कैनल रे भी बोल सकते हो। अभी भी इसका प्रोटोन नाम नहीं आया है, ठीक है। तो देखो अब क्या हुआ कि अब हम लोग बात करेंगे कि इन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैथोड रे का जैसे कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बात कर लिए थे, अब हम लोग बात करेंगे एनोड रे का कैरेक्टरिस्टिक। देखो एक चीज है ना, आप लोगों को पता होगा कि एटॉम क्या होते हैं। देखो बहुत ध्यान से ना कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं हम लोग। देखो एक एटॉम है आप लोगों के पास, ठीक है, एक एटॉम है। सभी माय डियर स्टूडेंट सभी को पता होगा एटॉम्स क्या होते हैं। एक एटॉम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एक एटॉम क्या होता है, न्यूट्रल होता है कि नहीं। अब पहले लेक्चर में हम लोग कैथोड रे के बारे में बात किए थे, और कैथोड रे क्या था, एक कैथोड रे था आपका एक फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल सब पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, ठीक है। एक एटॉम का सब पार्टिकल्स था, वो फंडामेंटल था, सभी मैटर में प्रेजेंट थे वो। और उसका नेचर क्या था गाइस, उसका नेचर था, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका नेचर था आपका माइनस, उसका क्या चार्ज था, माइनस था, राइट। अब देखो ओवरऑल न्यूट्रलिटी को समझने के लिए, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ध्यान से समझो, ओवरऑल न्यूट्रलिटी कैसे होगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तो ये तो यहां से इंडिकेट मिल रहा है ना कि नेगेटिव जैसे एग्जिस्ट कर रहा है वैसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये यहां पर इसमें क्या है कि ऐसा कोई चीज है जो पॉजिटिव चार्ज वाला है। अब अभी नहीं पता कि कौन है वो, लेकिन है, ये इंडिकेट हो रहा है क्योंकि ओवरऑल एटॉम जो है न्यूट्रल है। क्योंकि न्यूट्रॉन जब बाद में डिस्कवर होंगे तब उस पता चलेंगे कि न्यूट्रल का कोई चार्ज नहीं होता। तो डेफिनेटली नेगेटिव आपका नेगेटिव है जैसा, उसको बैलेंस करने के लिए
बराबर में पॉजिटिव भी होंगे। तो यहां से तो ये अंदाजा कर सकते हैं हम लोग कि पॉजिटिव करके भी कुछ मैटर पार्टिकल्स है, समझ में आया। और ये भी आपका कोई भी मैटर का एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो ये चीज समझ में आया आप लोगों को, राइट। तो जैसे कैथोड रे का डिस्कवरी इंपॉर्टेंट था, उसके तुरंत बाद जो है एनोड रे का डिस्कवरी इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे में जाएंगे हम लोग तो न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो एक फाउंडेशन बनाने के लिए आप लोग को लेयर वाइज चलना होगा, एक ही एब्रप्ट चेंज नहीं होगा, यहाँ पर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। तो बताओ सभी को ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखो यहां तक अगर हम लोग पहुंच गए ना, अब आगे में बस थोड़ी दूर बाकी है मंजिल तक पहुंचने के लिए, मतलब एनोड रे के बारे में सभी कुछ पता करने के लिए। तो डेफिनेटली गाइस हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक समझना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए तो हम लोग लिखेंगे ना अभी, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, अभी जो कैरेक्टरिस्टिक है कैनल रे का उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ भाई यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनोड रे, ठीक है, एनोड रे का कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला पॉइंट ये बात कर सकते हैं हम लोग कि देखो, पहला पॉइंट ये कर सकते हैं कि ये सीधा जा रहा है, पहला तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। लेकिन इसका स्पीड जो है ना, स्पीड जो होता है ना, स्पीड इसका उतना नहीं है जितना कि कैथोड रे का था। स्पीड जो है, ध्यान से सुनो, स्पीड उसका इतना नहीं है जितना कि कैथोड रे का था, राइट। तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बट इसका स्पीड जो है, बट विथ स्मॉलर स्पीड देन कैथोड रे। कैथोड रे के बराबर में बात करें तो कैथोड रे ज्यादा स्पीड में थे, ज्यादा स्पीड में मूव कर रहे थे, बट यहां पर उसका स्पीड थोड़ा बहुत कम है एज कंपेयर टू द कैथोड रे। तो पहला पॉइंट तो हम लोगों के पास क्लियर हो गया। लेकिन ये सीधा जा रहा है, देखो आप लोग देख पा रहे हैं एकदम सीधा जा रहा है ऐसे, ठीक है। और यहां देखो 90 डिग्री ऐसे जैसे परपेंडिकुलर होता है एनोड के साथ, लाइक ऐसा भी हो रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या हो रहा है कि देखो ये पार्टिकल्स मैटर पार्टिकल्स है, मतलब ये पार्टिकल्स नेचर है इसका, राइट। तो इसका नेचर क्या होगा, ये मैटर पार्टिकल्स है, कैथोड रे की तरह ये मैटर पार्टिकल्स है, राइट। तो क्या होगा, मैटर पार्टिकल्स है तो इसके पास मास रहेंगे, मोमेंटम होगा, चार्ज है, ठीक है। तो ये सब मैटर पार्टिकल्स के पास होता है, तो डेफिनेटली इसके पास भी मास होंगे, देखेंगे हम लोग क्या मास होगा, राइट। अब देखो 3 नंबर जो पॉइंट होगा भाई, वो क्या होगा कि ये जब एक स्ट्रीम लाइन में जा रहा था ऐसे, अब हम लोग अगर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तो क्या होगा, मोड ले लेंगे, राइट। जैसे मान के चलो यहां पर आप पॉजिटिव लगा दिए और नेगेटिव लगा दिए, राइट, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव लगा दिए, तो ये इस साइड मोड ले लेंगे, इस साइड घूमेंगे पूरा एकदम, ठीक है, यू टर्न ले लेंगे इधर। क्योंकि इससे क्या पता चल रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की तरफ क्यों जाएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव की तरफ क्यों जाएंगे, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां से ये पता चल रहा है ना कि ये लोग जो जा रहे हैं ये न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है इन लोगों के पास, राइट, ये चार्ज है इन लोगों के पास। तो देखो ये डिफ्लेक्टेड होता है, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्या होते हैं, ये लोग डिफ्लेक्टेड होते हैं। अब ये डिफ्लेक्शन से पता चल रहा है कि इन लोगों के पास भी चार्ज है, और जैसे कि ये लोग नेगेटिव एंड की तरफ मोड़ ले रहा है ना, इसी वजह से ये लोग पॉजिटिव नेचर का है, राइट। तो यहां से कंक्लूजन ये ड्रॉ हो रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इन लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ये लोग, राइट। तो 3 पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं बताओ अभी, 3 पॉइंट्स आर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ओके गाइस। तो देखो आप धीरे धीरे इरेज करेंगे इसको और आगे में बढ़ेंगे हम लोग, और भी क्या चीजें देखेंगे। देखो ये जो एनोड रे है
उसका अगर हम लोग E बाय एम वैल्यू निकाले, ध्यान से सुनो, E बाय एम मतलब बहुत को समझ में नहीं आया सर, E बाय एम का मतलब क्या है। देखो E बाय मतलब m होता है आपका, 4 नंबर पॉइंट में बात करेंगे कि इसका अगर E बाय एम बात करें ना, E बाय एम, तो E बाय एम यहां पर बहुत क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वेरी लो, वेरी लेस। E बाय एम जो है वैल्यू वेरी लेस हो रहा है, राइट। लेकिन कैथोड रे में ये चीज बहुत ज्यादा थे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि बहुत कम होगा E बाय एम। और एक चीज नोटिस किया गया यहां पर E बाय एम, क्या होगा हम लोग देखेंगे अभी। तो E बाय एम जो है ना, ये आपका गैस बदलो ये बदलेगा। क्या मतलब है इसका सर, गैस बदलो ये बदलेगा मतलब, बट कैथोड रे में तो ऐसा नहीं था, हर एक गैस के लिए सेम था, हर एक गैस के लिए सेम था। तो वहां पर क्या हो रहा था कि गैसेस के नेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे वो चीज। गैस डिस्टिल ट्यूब में आप लोग कोई भी गैस ले सकते हो, बट यहां पर गैस लेने पे गैस लेने पे ये चीज चेंज हो जा रहा है, राइट। ये चीज जो है वो चेंज हो जा रहा है। तो E बाय एम इज वेरी लेस फॉर एनोड रेज, फॉर एनोड रेज मतलब अगर हम लोग बात करें यहां पर H2 की, ठीक है, H2 लेंगे तो ये बहुत कम आएंगे। अच्छा एक मिनट, एक H2 लेंगे तो हाँ कम आएंगे, और भी डिफरेंट डिफरेंट गैस ले आएंगे तो डेफिनेटली उन लोगों का वैल्यू भी ऐसा ही आएंगे, बट कैथोड रे के बराबर नहीं होंगे, कैथोड रे से बहुत ही कम होंगे। अब बताते हैं आप लोगों को क्या चीज हो रहा है यहाँ पर। E क्या है आपका, E है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज है ये, ठीक है, चार्ज है ये, जो पार्टिकल की बात हो रहा है वो चार्ज है। और m जो है मास है आपका, ठीक है, ये जो m दिख रहा है ये मास के बारे में बात कर रहे हैं, उस पार्टिकल्स का मास जो है वो। अब ये चीज, ये जो E बाय एम है वो डिपेंड कर रहे हैं कि कौन सा गैस हम लोग गैस डिस्टिल ट्यूब में यूज करते हैं। तो पहले वो पॉइंट लिख लो कि ये डिपेंड है, ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, यूज्ड इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस यूज हो रहा है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जैसे कि देखो H2 अगर हम लोग यूज करते हैं वापस से, तो H2 के लिए ये जो वैल्यू आएंगे, ठीक है, H2 गैस के लिए जो वैल्यू आने वाला है यहां पर, ये जो वैल्यू आएंगे वो आपका क्या आएंगे पता है, सबसे ज्यादा आएंगे, सबसे ज्यादा आएंगे, ठीक है। H2 के लिए जो होगा ये चीज, व्हेन वी यूज हाइड्रोजन एटॉम और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H एटॉम के लिए जो होगा ये H एटॉम, ठीक है, गैसियस फॉर्म में है, तो H एटॉम के लिए क्या होगा, ये वैल्यू जो है EM का वो मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम वैल्यू दिखाएंगे। तो इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा जब हम लोग हाइड्रोजन गैस लेके काम करेंगे यहां पर, और बाकी और केसेस में ये कम होगा, ठीक है। अब देखो जो वैल्यू आएंगे यहां पर, जो वैल्यू आएंगे वो वैल्यू आपका अदर गैसेस में ये स्काई नम मल्टीपल में आएंगे, ये मैक्सिमम है। अब स्काई मल्टीपल में आएंगे फॉर अदर गैसियस सिस्टम, ठीक है। तो फॉर अदर गैसेस E by m value is multiple of hydrogen atom, will be multiple of integral multiple of E by m of hydrogen, तो हाइड्रोजन सिस्टम का जो E by m है जो कि मैक्सिमम है, तो उसके इंटीग्रल मल्टीपल में बाकी और डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का जो भी यूज करेंगे उसका होंगे। अब देखो E by m वैल्यू ना सबसे ज्यादा क्यों है हाइड्रोजन के लिए, देखो क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। E तो कांस्टेंट है, अब m जो होगा ये डिनोमिनेटर में है, अब ये छोटा सबसे कम पर होंगे, सबसे छोटा होंगे भाई, हाइड्रोजन एटम लाइटेस्ट है एलिमेंट, तो ये डेफिनेटली ये हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है ना, लाइटेस्ट गैस है,
सो लाइटेस्ट गैस होने से ये चीज जो होता है आप लोगों का, ये लाइटेस्ट गैस है हाइड्रोजन एटॉम, तो इसी वजह से क्या होता है, डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है और ओवरऑल वैल्यू जो है आप लोग का सबसे ज्यादा देता है यहाँ पर, इसलिए हाइड्रोजन एटॉम यूज करते हैं ना, तो वैल्यू सबसे ज्यादा आता है। अब कोई भी गैस ले लो आप लोग, हीलियम, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी ले लो, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होंगे, फिर आपका एम तो चेंज होगा ना, कि ई बाई एम जो वैल्यू है वो लाइटेस्ट गैस हाइड्रोजन के लिए सबसे ज्यादा हो रहा है, राइट। लेकिन ये जो ई बाई एम वैल्यू है वो आपका कैथोड रे के हिसाब से अगर देखें हम लोग तो बहुत, मतलब उससे तुलना करें तो कम आएंगे, राइट, कम आएंगे। अब देखो ये, अब हम लोग क्या देखेंगे कि आप ये थोड़ा इरेज कर लो, थोड़ा प्लेस कर लेते हैं यहां पर, कि ये सबसे मैक्सिमम ई बाय एम वाला जो पार्टिकल आया है उसको अगर मास देखा जाए ना, ठीक है, कि उसको मास जो आ रहा है, कि सबसे जो मैक्सिमम ई बाय एम वाला जो वैल्यू आ रहा है उस पार्टिकल का मास अगर देखें हम लोग, तो मास क्या आ रहा है, कि मास आ रहा है आपका, एक हाइड्रोजन एटॉम का जो मास होगा ना उसका आसपास, मतलब उस हिसाब से आ रहा है कि मास ऑफ इक्वल्स टू द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटॉम। समझ में आया कि एक हाइड्रोजन एटॉम का जो मास होता है उसके उस मास के बराबर ना ये चीज आ रहा है, मतलब जिस पार्टिकल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, जिसका ई बाय एम वैल्यू मैक्सिमम है, राइट, ई बाय एम वैल्यू, जिस एनोड रे का मतलब एनोड रे एक्सपेरिमेंट के केस में ई बाय एम जिसमें सबसे ज्यादा आ रहा है, वहां पर अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो वो सबसे ज्यादा आ रहा है, और ये उस पार्टिकल का जो मास होगा, ठीक है, वो मास क्या आ रहा है, कि मास आ रहा है आपका वन एटॉम ऑफ हाइड्रोजन एटॉम का जो मास होता है ना उस हिसाब से आ रहा है, और एक एटॉम ऑफ हाइड्रोजन का जो मास होता है क्या होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 इतना ग्राम होता है। तो ये जो पार्टिकल आया यहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, उसका मास आया गाइस ये 1.6725, राइट। और इसको अगर केजी में बदले तो देखो क्या होगा, छोटा छोटा चीज इसीलिए बता रहे कि यहां पर स्टूडेंट का दिक्कत हो जाती कि 25 इंटू 10⁻⁻7 2 इंटू 27 करेंगे तो ये केजी में आ जाएंगे फिर। तो ये आपका वैल्यूज आ रहा है किसका ना, प्रोटॉन का, भाई प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये चीज तो कंप्लीट हो गया। अब देखो एक चीज और बता देते आप लोगों की, ई बाय एम जो वैल्यू आया है वो कैथोड के केस में देखे थे हम लोग, यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां जो ई बाय एम आएंगे थोड़ा कम आएंगे, वहां पर 10⁸ के आसपास आया था ना, 10⁸ के पावर में आया था, बट यहां पर आपका वैल्यू आएंगे 10⁴ के पावर में, मतलब देख सकते हो आप लोग की 10⁴ टाइम्स कम है, राइट। तो यहां पर जो वैल्यू होगा गाइस वो होगा आपका 9.58, जी हाँ दोस्तों सही सुना आप लोगों ने, 9.58 इंटू 10⁴। तो आपका जो ई बाय एम वैल्यू होगा वो आएंगे आपका 9 पॉइंट, देखो कैसे लिख रहे हैं ना हम, ऐसा लिख रहे हैं तो आप लोग अगर देखोगे तो आपको दिमाग में बढ़ जाएगा चीजें कि 9 लिखा सर, फिर लिखे 5, फिर लिखा 8 इंटू 10⁻⁴ में क्या लिखेंगे, अब पता है ना आप लोगों को कि 4 होता है, 4 10⁴ के पावर में आता है ये, तो 10⁴। अब देखो ई बाय एम करे तो यूनिट क्या बताना पड़ेगा आप लोगों को, यूनिट तो पता ही होगा ना, जैसे ई का कूलम होगा और मास के लिए ग्राम लिख देंगे, तो चलो यहां पर लिख दो कूलम बाई ग्राम। तो देखो भाई ये तो यहां से क्लियर हो गया कि 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम आपका प्रोटॉन का जो ई बाय एम आ रहा है निकल के, वो चीज यहां लिख दिए हम, बस कंप्लीट हो गया। अब प्रोटॉन का जब मास लिख दिया यहां पर 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और 727 केजी, बताओ। तो देखो ये अगर इलेक्ट्रॉन के साथ कंपैरिजन करें, अगर इलेक्ट्रॉन के साथ कंपैरिजन करें तो कौन ज्यादा भारी होंगे, बताओ आप लोग, बताओ 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 कौन ज्यादा भारी होंगे, डेफिनेटली ये प्रोटॉन जो है ज्यादा भारी होंगे। एंड कितना भारी होंगे, कितना उसका ज्यादा मतलब होंगे कितने टाइम में, 1836, जी हाँ सही सुना आप लोगों ने,
1836 टाइम्स ज्यादा होंगे एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में। मतलब एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है आपका 1836 इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं है बताओ। तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम लोग देखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1836 इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास का रेशियो अगर करेंगे तो क्या वैल्यू आएंगे 1836। यहां तक सभी को चीजें क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। अब देखो आगे में हम लोग चलते हैं, थोड़ा और भी बहुत कुछ है बताने के लिए। सो डोंट स्किप दिस वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, हर वीडियो में बताते हैं आप लोग बट फिर भी नहीं करते हो, यही जो है। ठीक है चलो, कभी लगेगा कि सर मेहनत कर रहा है तो कर देना चाहिए। चलो अभी के लिए हम लोग बात करते हैं कि देखो यहां पर हम लोग हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, राइट। अब हाइड्रोजन गैस जब एनोड रे बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस लेके, ध्यान से सुनो, जब एनोड रे बनाते हैं हाइड्रोजन गैस लेके तो क्या क्या चीज बन सकता है, मतलब क्या क्या पॉजिटिव चीज बन सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो एनोड रे कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, अगर बात किया जाए आप लोगों से कि सर आप यहां पर हाइड्रोजन गैस ले रहे हो, ठीक है, तो ये जो एनोड रे है हाइड्रोजन से बन रहा है, एनोड रे, यहां क्या क्या पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या रह रहा है। ठीक है, पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब बताओ थोड़ा ना आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताते हैं ये चीजें। देखो हाइड्रोजन लिए है, अब हाइड्रोजन लिए है तो डेफिनेटली आपके पास H प्लस तो होंगे ही होंगे। ओके, अब देखो और क्या हो सकता है, H प्लस होगा। देखो हाइड्रोजन जब लेते हैं ना उसमें ना आइसोमर भी आ जाता है ना ड्यूटेरियम वाला, तो डी प्लस भी बनेगा। ठीक है, डी प्लस भी बनेंगे। अब देखो H डी प्लस भी बनेंगे, H2 प्लस भी बनेंगे, D2 प्लस भी बनेंगे। मतलब इतना सारा पॉजिटिव यूनिट बन सकते हैं यहां से। लेकिन हम लोग को ये चीजों में ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि यही जो है प्रोटॉन है आपका, यही जो है आपका प्रोटॉन है। समझ में आया कि नहीं बताओ। अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं कि अभी तक सर आपने नहीं बताया कि एनोड रे बनता कैसे है, ये सोर्स ऑफ प्रोटॉन क्या है, सोर्स ऑफ प्रोटॉन क्या है। तो इसको समझने के लिए ना आप लोगों को एक चीज बता रहे हैं। देखो नॉर्मल ये है कि देखो कैथोड रे में जो चीज हो रहा था ना वो तो होंगे यहां पर, गैस तो आयोनाइज करेंगे क्योंकि इतना वोल्टेज है वहां पर। ठीक है, और गैस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस जो ले रहे हैं हम, तो डेफिनेटली वहां पर कैथोड रे तो बनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ठीक है, तो देखो इस हिसाब से चलते हैं हम लोग कि ये जो गैस लिए हम, ठीक है, ये गैस हाई वोल्टेज में रखा हुआ है। जी सर ये तो समझ में आया है, देख रहा है हम लोग, पूरा देख पा रहे हैं यहां पर। तो गैस जब हाई वोल्टेज में रखा हुआ है यहां पर, तो डेफिनेटली यहां से क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे कि नहीं, मतलब कैथोड रे बनेंगे, कैथोड रे। अब देखो ये कैथोड रे, इन लोगों के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होते हैं, मतलब फास्ट मूव करते बहुत। तो ये क्या करते हैं, पॉजेस एनर्जी। क्या करते हैं ये, पॉजेस एनर्जी। अब जब ये कैथोड रे मोशन करते हैं, ठीक है, तो जब मोशन होता है तो मोशन के कारण रास्ते में क्या आ जाते हैं, ये H एटम आ जाएंगे, H एटम आ जाएंगे, मतलब कोलिशन होगा, राइट। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रे पार्टिकल्स बोलो इसको, कैथोड रे पार्टिकल्स, ये हाई स्पीड से मूव कर रहा है और उसके पास बहुत एनर्जी भी है। अब क्या हुआ कि रास्ते में जाते जाते जब ये एनोड की तरफ मूव कर रहा है, राइट, तो ये तो कैथोड के इधर जाता है ना, कैथोड रे एनोड की तरफ,
ठीक है, कैथोड से बन के एनोड की तरफ जा रहा है, तो ये रास्ते में इन लोगों को मिल जाता है हाइड्रोजन एटॉम और मॉलिक्यूल्स, राइट, H2 एटॉम्स और H मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। अब जब मिलता है तो कोलाइड होगा, होगा कि नहीं, कोलाइड होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रे कॉजेज एनर्जी, तो ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड विद द एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स, एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे, जाते जाते धक्का मारेंगे। तो इसके दौरान क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मॉलिक्यूल्स और एटॉम्स के पास, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा फिर, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पार्टिकल्स, फ्रॉम द एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स। एटॉम्स और मॉलिक्यूल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले आएंगे और ये बन जाएंगे आपका आयंस। ठीक है, ऐसे आयंस बन जाएंगे, और ये आयंस अगर हाइड्रोजन एटॉम रहा यहां पर तो डेफिनेटली H प्लस बनेंगे। तो दिख रहा है ना कैसे हो रहा है ये, एनोड रे कैसे बन रहा है, मतलब प्रोटॉन जो है उसका जो सोर्स है वो इस नहीं बताओ, राइट, कहानी समझ में आएगी नहीं बताओ। ये जो आयंस बनेंगे मतलब पॉजिटिवली चार्ज, इसको H लेंगे तो H प्लस बनेगा, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज बनेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और इसी के पास ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड रे। तो देखो एनोड रे ऐसे बनता है, राइट, और एनोड रे ऐसे बनता है। आप जिस हिसाब से यहां पर गैस और मतलब जो एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स है जिस हिसाब से लेंगे उस हिसाब से यहां पर पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनेंगे। अगर हाइड्रोजन लेंगे तो H प्लस बनेंगे, यार उसी को तो लेना है भाई हम लोग को यहां पर, क्योंकि प्रोटॉन के बारे में बात हो रहा है तो डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस में डिफरेंट डिफरेंट EYM वैल्यू आएंगे, तो ये मेन डिफरेंस होगा यहां पर। अगर आपसे ये पूछा जाए ना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैथोड रे और एनोड रे का डिफरेंस बता दो, तो एक पॉइंट तो ये लिखना है कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज होता है यार, एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। चलो अब देखो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बता सकते हो कि E/M, सर E/M जो है ना, उसको ना कोई भी सोर्स ले लो, कोई भी गैस ले लो, आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, कुछ मतलब चेंज नहीं होगा, हमेशा सेम ही रहेंगे E/M फॉर द कैथोड रे के लिए। बट यहां पर E/M चेंजेस होंगे, सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएंगे E/M का वो आएंगे आपका प्रोटॉन के हिसाब से। प्रोटॉन जब लेंगे मतलब H हाइड्रोजन गैस जब लेंगे तब ये वैल्यू जो होगा ना भाई, ये सबसे ज्यादा आएंगे E/M। बात क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ बात क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत अच्छे से सुन रहे हो हम लोग, आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हो, पता है, सही समझ में आ रहा है चीजें। तो एनोड रे के बारे में सारा चीज कंप्लीट हो गया, राइट। चलो इसको थोड़ा इरेज कर देते। तो एटॉम्स जब एनर्जी देते हैं, एटॉम्स में कोई भी एटॉम्स है जब इसमें एनर्जी देते हैं, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट जाता है, तो ये क्या बनता है, ये एटॉम्स बनता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनेगा। ठीक है, मान लो एटॉम्स जो है वो आपका A है और A से आपका इलेक्ट्रॉन से एक बाहर जा रहा है, तो A बन रहा है A प्लस। और ये बात अगर हाइड्रोजन एटॉम को लेके होगा तो ये हाइड्रोजन एटॉम लिख दो और यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो, तो ये बन जाएगा आपका H प्लस, जो कि प्रोटॉन है, जिसकी बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं, राइट। और ये प्रोटॉन जो नामकरण किया है भाई, ये जो प्रोटॉन का नामकरण किसने किया है ना, रदरफोर्ड, राइट। ये रदरफोर्ड का डिस्कवरी है, तो डेफिनेटली रदरफोर्ड ने बनाए इसको, तो गिवन बाय रदरफोर्ड। ये डिस्कवरर किसके नाम जाता है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड सर, रदरफोर्ड साइंटिस्ट रदरफोर्ड के नाम से ये चीज जाता है, प्रोटॉन का आविष्कारक। ठीक है, जे थॉमसन ने इसको पॉजिटिव रे बोला था ऐसे, सही, क्योंकि एनोड से आ रहा था पॉजिटिव रे। बट जो प्रोटॉन है नामकरण, अर्थात जो डिस्कवरर ऑफ प्रोटॉन अगर बोला जाए तो डेफिनेटली आंसर होगा रदरफोर्ड। क्लियर हुआ यहां तक सभी को। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटॉन के बारे में लिख लेते हैं हम लोग डाटा, और क्लास को जो है एंड करते हैं, और आगे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे चेडविक वाला जो एक्सपेरिमेंट है जहां पर न्यूट्रॉन्स के बारे में हम लोग को पता करना होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो देखो प्रोटॉन का जो चीज आ रहा है
प्रोटॉन का जो चीज आ रहा है, पहला वाला जो है प्रोटॉन, राइट, प्रोटॉन, उसका चार्ज क्या होगा, चार्ज अगर बात करें तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के समान चार्ज होंगे बट अपोजिट होंगे, इक्वल चार्ज एज इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है, इसका चार्ज सेम ही है, तो क्या है चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता था, 1 पॉइंट माइनस होता था, लेकिन यहां पर प्लस होंगे, प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो कैथोड रे वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, वहां पर हम गलती से लिख दिए थे कि ये वाला, ठीक है, यहां पर लिख दिए थे 4.8 इंटू 10 लिख दिए थे, लेकिन आंसर होगा -10। कमेंट में लिखे बट कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, छोड़ो कोई बात नहीं। 4.8 10⁻10 ESU, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में ये चीज होता है, तो ये चार्ज तो हो गया। अब देखो मास के बारे में अगर बात करें हम लोग, प्रोटॉन की मास जो होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे आपका, जो हाइड्रोजन एटॉम का मास होता है उसके बराबर होंगे, मतलब 1.6725 इंटू 10⁻24 ग्राम, अभी लिखे हम लोग 27 kg कर देना, और E/m भी लिख दिए, तो ये सब चीज ऑलरेडी लिख दिए थे हम लोग, चलो और एक बार लिख दिया आप लोगों को। अब देखो लास्ट में अगर हम लोग बात करें कि देखो सर आप डिस्चार्ज ट्यूब से ही क्या प्रोटॉन को बना सकते हो, और क्या तरीका नहीं है, सोच के देखो आप लोग थोड़ा, और भी तरीका तो होंगे, क्योंकि कोई भी एक चीज का एक ही तरीका नहीं होता, बहुत सारे डिफरेंट तरीका हो सकते हैं भाई, तो बस ढूंढना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बताने के लिए हम तो है ना, आप लोग बस आराम से सुनते जाओ और याद रखो चीजों को और समझो। तो देखो और भी तरीका है, देखो जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जब वो अल्फा पार्टिकल्स निकल जाते हैं, बीटा पार्टिकल्स लाइक दिस, तो उस हिसाब से भी ये जो है आपका प्रोटॉन्स बन सकता है। एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा एग्जांपल लेंगे हम लोग, एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल लेंगे और समझेंगे चीजों को। देखो नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन, वो आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 और 714, राइट। अब यहां से जब एक आप क्या करोगे, न्यूट्रॉन्स निकालोगे, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताओ, न्यूट्रॉन्स अगर बाहर करेंगे हम लोग, आप लोगों को बता देते ये जो है 14, ये आपका मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर है, और ये है आपका एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर, और मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसके पास, और दोनों को माइनस करेंगे तो वहां पर न्यूट्रॉन नंबर मिलेंगे, तो ये पढ़ेंगे हम लोग डिटेल्स में आगे जाके। तो देखो ये न्यूट्रॉन का सिंबल है, और यहां से एक न्यूट्रॉन हट जा रहा है, तो डेफिनेटली बनेगा क्या, यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर बनेगा कार्बन 14 एलिमेंट, कार्बन 14 होता है ना, आइसोटोप होता है कार्बन 14, ठीक है, 12 भी होता है 14 भी होता है, तो यहां 6 होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर, प्लस देखेंगे हम लोग यहां पर कि प्रोटॉन एक बन रहा है, ऐसे में प्रोटॉन आप लोग बना सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसी में प्रोटॉन क्या बन सकता है कभी, मतलब हमेशा, और भी तरीका तो होगा ना, तो ऐसा भी हम लोग प्रोटॉन को बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिए हम लोग, नाइट्रोजन 47, लाइक एक न्यूट्रॉन, वहां से न्यूट्रॉन से हिट किए, उसको बोम्बार्डेड किया गया है गाइस, बोम्बार्डेड मतलब ऐसा होता है ना, ऐसे पूरा स्पीड में आके ऐसे धक्का मार रहे नाइट्रोजन को, और क्या हुआ, वो बदल गया, उसका न्यूक्लियस चेंज हो गया, ठीक है, और इस न्यूक्लियस चेंज होने पे ये कार्बन हो गया, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये जो चीज होता है ना, ये एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का बदल दो, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बदल दो, तो वो पूरा बदल जाता है, उसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ बदल जाता है, ठीक है, वो दूसरा एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली वही चीज हुआ है वहां पर, और इस प्रोसेस में जो है एक प्रोटॉन बना है, राइट। तो देखो ये सब प्रोटॉन से बारे में था चर्चा आज की क्लास में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज उठा के ऐसा पढ़ा दिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, लाइक हर्ट्ज रूल ये होता है, फेजन्स रूल ये होता है, और हाइब्रिडेशन ये होता है, नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं होगा, ये पूरा सिस्टमेटिक चलेंगे, ये जर्नी स्टार्ट हुआ है, मतलब एक पूरा सिस्टमेटिक चलेंगे, ठीक है, एक प्रोग्राम डेवलप होगा यहाँ पर, कोई भी जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है तो उसको सीख के जाएंगे, यही कोशिश रहेंगे, ठीक है, यही कोशिश रहेंगे मेरे तरफ से। तो गाइस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों को, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि फैमिली को तो बड़ा भी करना होगा, राइट।
मतलब ये बहुत छोटा है, अभी 183 के आसपास मेंबर है, तो उसको थोड़ा आप लोग शेयर वगैरह करो भाई, ठीक है। तो मेरे को भी पढ़ना है, पढ़ाने में मजा लगेगा एंड एनर्जी मिलेगा ना, यही तो एनर्जी है ना कि सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है मेरे वीडियो एंड डेफिनेटली कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है बच्चे को। बच्चे का बहुत सारा डाउट्स भी आप लोग कर सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, तो हम तैयार है उसको रिप्लाई देने के लिए। तो गाइज बहुत सारा काम है, करना है आप लोगों के साथ, ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत काम भी करना चाहते हैं, राइट। और डेफिनेटली आगे बहुत बात कर लिए लास्ट में हम लोग, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं बहुत ही जल्द एंड लगभग 2-1 दिन के अंदर ही मिलते हैं, अपलोड हो जाएगा वीडियो। तो डेफिनेटली आप लोग स्टिक रहो, अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई के साथ स्टिक रहो, कोई भी डेविएशन आए माइंड में तो उसको इग्नोर करो, जस्ट पढ़ाई में जो फोकस करना है, समझना है तो समझना है, उसको क्रैक करना है तो क्रैक करना है, लाइक अच्छा रिजल्ट करना है तो रिजल्ट करना है, डिटरमाइंड हो जाओ, ठीक है। गोल सेट कर लो लाइफ में एक, और बस उसके ऊपर काम करते रहो, डेली काम करो, ठीक है। तो गाइस रखते हैं आज, मिलते हैं बहुत ही जल्द। सो तब तक के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।